एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि आप 4 बार से कैसे लगातार जीत रहे हैं। आपकी जो $1 मिलियन स्माइल है ना, मुस्कान, ये लोगों को लूट ले जाती है साहब। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। एक बार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम मरुधरा की महापंचायत में। जी हाँ, मरुधरा की महापंचायत एक ऐसा मंच है जिस मंच पर जनप्रतिनिधि जनता से बात कर सकते हैं और जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकती है कि पिछले 4 साल में आपने क्या काम किया। मरुधरा की महापंचायत एक ऐसा कार्यक्रम है जो कार्यक्रम जनता और जनप्रतिनिधि के बीच एक पुल को स्थापित करता है, एक ब्रिज बनाता है, एक सेतु का निर्माण करता है। आज इस कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं रेउदर। जी हाँ, रेउदर आबू रोड जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर कि आज हमारे साथ विधायक महोदय मौजूद हैं, जक्सी राम जी। एक बार जोरदार तालियां जक्सी राम जी के लिए। मेरे टीवी पर बैठे दर्शकों का मैं परिचय करा दूं, आज की हमारी ऑडियंस है। आज हम इस समय पर ब्रह्म कुमारी जी आश्रम के इस खूबसूरत से ऑडिटोरियम में हैं और आज हमारे साथ में यहाँ के आसपास के कुछ गणमान्य लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि अपने जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, जो कि जानना चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से कि उन्होंने क्या कार्य किया है। चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले पहले वो अपने वोटों का सारा हिसाब किताब करना चाहते हैं। आज हमारे साथ डायस पे हमारे विधायक महोदय और उनके साथ बैठे हुए हैं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान मगनदान जी चारण। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं मरुधरा की महापंचायत। जक्सी राम जी नमस्कार। पिछली 4 बार से लगातार हर बार आप विधायक बनते जा रहे हैं। इस दुनिया में इस समय पर जहां पर कि सबको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, उसमें आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि हर बार जनता आपको चुनती है, आपको चुनकर विधानसभा भेजती है? पिछले 2003 से जी विधानसभा क्षेत्र रेवदर की आबू रोड की जनता का मुझे जी लगातार आशीर्वाद, और जिस प्रकार से मैं एक सामान्य परिवार, किसान परिवार से निकला हुआ हूँ, लेकिन जब से मैं 2003 से मैं चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे जिताया, विधानसभा में भेजा, तो मैं जिस प्रकार से क्षेत्र में जाता हूँ, जनता की जो मांग है उनके अनुरूप पूर्ण रूप से मैं काम करने का मैं प्रयास करता हूँ। जी भले शिक्षा हो, सड़क, बिजली, पानी, सब क्षेत्र के अंदर में लगातार मेरा प्रयास रहता है। मुझे दोनों सरकारों में रहने का मौका मिला है। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहने का मौका मिला, विपक्ष की सरकार कांग्रेस की सरकार में भी मुझे जानने का मौका मिला है जी। और दोनों बार मैंने अपने क्षेत्र की मांग को लगातार उठाता रहा हूँ। अब काम करने का मैं प्रयास करता हूँ और मैं जनता के साथ में मेरी हमेशा वही एक लगाव रहता है, सुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में, और विकास के जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा तक और सरकार तक पहुँचाने की मैं पूर्ण रूप से मैं जिम्मेवारी मेरी निभाता रहता हूँ। मेरे दर्शकों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जक्सी राम जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं एक सामान्य किसान परिवार से हूं, जी हां, ये बिल्कुल सही है। राजनीति में आने से पहले आप राशन डीलर थे। एक राशन डीलर को आप समझ सकते हैं कि एक राशन डीलर का जो प्रोफाइल होता है वो किसी भी हालत में राजनीति करने लायक या एमएलए तक जाने का नहीं होता है, परंतु फिर भी आप उस दिशा में मुड़ गए। सर, राजनीति तो बहुत टेढ़ी खीर है, राशन में तो इतना काम नहीं करना पड़ता था आपको? राजनीति और राशन में एक्चुअल में उस समय में 2003 से पहले मैं 15-20 गांवों का जो राशन डीलर हुआ करता था, उसमें राशन डीलर के साथ साथ में मुझे खाद बीज का मैंने उपकेंद्र ले रखा था और वहाँ के अमूमन गांव की जो जनता थी, उस समय में जब चुनाव में जब मैंने शुरुआत में गया तो लोग कार्यकर्ता पार्टी के हमारे पदाधिकारी कहते थे कि उस गांव के अंदर राशन डीलर रहा हुआ है तो कहीं चोरी चपाटी की होगी तो वहाँ कार्यक्रम बनने का। बाकी मैंने डंके की चोट से कहा कि आप पहले हमारे जैसे रेवदर के पास में करेली में दुकान थी और खान गांव है, वहाँ पर जागीरदार लोग सब जो रहते हैं और उनको बीच में वहाँ जा, तो वैसे पार्टी मैंने उनसे परे हटके
सबसे पहले उन्होंने मेरा बहुमान किया, सम्मान किया और माताजी के चरणों में उन्होंने मेरे को पगड़ी बंधाई थी। वहां से मैंने जब शुरुआत की ना, तो उसमें मुझे लगा कि मैंने मेरे 10 साल के कार्यकाल में राशन डीलरशिप में मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो मेरे को यहाँ से शुरुआत से मेरे को सम्मान मिलना शुरू हो गया है। तो आज तक लगातार क्षेत्र की जनता का मुझे सम्मान मतलब खाद बीज बेचे इन्होंने, इसलिए इनको अच्छे से पता है कि बीज को कब बोना है, उसे कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, और वो बीज आपने लोगों के दिलों में बो दिया, जो कि आज आपको ठंडी हवा दे रहा है। बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसान परिवार से, वैसे पहले आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि किसान परिवार से निकला हूँ। तो जब हम क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हमारा आबू रोड शहर जो है जी बिल्कुल सही है, लेकिन आबू रोड ग्रामीण जो है जनजाति क्षेत्र जो है, वहाँ पर जनजाति भाई जो रहते हैं उनके भी कोई ऐसी समस्या जब होती है, अंबाजी से आगे जैसे जामुड़ी है, मीन है, बोशा है, वहाँ पर भी मैं वहाँ पर जब जाता हूँ तो वो उनके साथ में भले जमीन पे बैठ के भी उनकी भावनाओं को मैं समझकर वहाँ से बैठे बैठे अधिकारियों से मैं संपर्क करता हूँ कि भैया आपके बिजली का कनेक्शन डिमांड नोटिस कब भरा है और आप लोगों को इसका लाइट कनेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैं बैठे बैठे अधिकारियों से बात करके उनका प्रयास मैं करता हूं और उनके कहने के अनुसार यदि उनका उसमें नॉर्म्स में आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से उनका काम हो जाता है, तो उनको विश्वास एक जगती है। चलिए, पहले सवाल के लिए माइक कौन पूछना चाहेंगे? मेरा नाम नवीन सागला है जी। एमएलए साहब से और चेयरमैन साहब से मेरा सवाल है जी कि आबू रोड के अंदर एक शमशान घाट है जी जहाँ पर डंपिंग यार्ड बनाओ कचरे का, जो पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, जो आज तक ना सफाई हुई है जी ना उसको रास्ता निकला है जी। इसका ऑप्शन इन्होंने निकाला था सातपुर में, वो भी आज तक चालू नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया कि 10 साल जो काम नहीं हो पा रहा है? हमने अलॉटमेंट कर दिया है, काम चालू कर दिया है। आपको पता नहीं है सर, इसमें हमने डंपिंग यार्ड पिछले 1-1.5 महीने से हमने इसको बंद कर दिया कंप्लीट। और देलदर में 37 बीघा जमीन दी हुई है, वहाँ हमारा डेली डंपिंग यार्ड मानपुर जाता है, वहाँ सेग्रीगेशन होता है, कचरे का अलग अलग होता है। आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, अभी कल जाके देखा मानपुर में डंपिंग यार्ड के लिए वो रखा है सेग्रीगेशन, अलग अलग कचरे का डिवीजन होता है, उसका सफाई होती है और उसको फिर इकट्ठा करके और वहाँ भेजते हैं देलदर। जी, क्या आपकी जनता आपसे कहती नहीं हम हर बार आपको चुन के भेजते हैं और आप कभी मंत्री नहीं बनते? ऐसा है साहब, मैं जिस प्रकार से मैं एक जन सेवक के रूप में इस फील्ड में जो उतरा हूँ, पहले वाली सारी आपको बात मैंने आपके चैनल को मैंने निवेदन कर दिया जी। और मैं काम पे विश्वास करता हूँ और जिस प्रकार से सरकार में मंत्री कौन बने कौन नहीं बने उसकी डिप में मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो हमारे सब ये क्षेत्र के इस बार मंत्री बन जाएंगे, आपको डायलॉग बोलने आ गए। तो मैं चलिए, पीछे से एक और सवाल आ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा विधायक महोदय, हमारे क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था जो आपने कहा है, चाहे रेवदर हो या आबू रोड हो जी, बहुत ही दुर्दशा की स्थिति है। यहाँ पर कई एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग यहाँ बीमार पड़ते हैं, उन्हें रेफर अहमदाबाद किया जाता है या पालमपुर किया जाता है, पास में गुजरात के अंदर जी। यहाँ पर ना तो हॉस्पिटल रेवदर के अंदर अच्छी सुविधा है, ना ही आबू रोड में सुविधा है। इसके लिए इन्होंने क्या प्रयास, 4 साल में दो बार इनकी सरकार रही, 2 बार कांग्रेस सरकार रही, इनके प्रयासों में क्या कमी रही जो हमें ये सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं मिली? दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर जैसे बड़े क्षेत्र के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां बस स्टैंड था, इनकी सरकार आती है बस स्टैंड बंद कर दिया। 4 बार से विधायक है, वहां एक बस स्टैंड ये चालू नहीं करा सके। इसी उपलक्ष्य में मैं चेयरमैन साहब से भी निवेदन करूंगा कि इन्होंने जब जीत कर जनता से बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं आबू रोड के अंदर शहरों का सौंदर्यीकरण कर दूंगा, पार्कों का सौंदर्यीकरण कर दूंगा, बड़े बड़े अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी समाचार भी लगे थे। यहाँ का एकमात्र बड़ा शांतिकुंज पार्क है जिसकी दुर्दशा आम जनता जानती है, कैसी स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसके बारे में आज तक इन्होंने 2-2.5 साल हो गए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ DPR बनाने की बात करते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, आभार। सवाल पूरे हो गए आपके? एक साथ 3 सवाल, तो ये ऑप्शन इन पे छोड़ते हैं। सबसे पहले कौन से सवाल का जवाब दें? मैं जानना चाहता हूँ बस स्टैंड वाला क्या मैटर है कि बस स्टैंड था और बंद हो गया? बस स्टैंड जब ये डिपो जो था, डिपो की बात कर रहे हैं जी। और डिपो उस समय में बाकुलिया जी के समय में जो हुआ था और उसके बाद में शेड्यूल जो है वहाँ से दूसरी जगह से यहाँ शिफ्ट किया था। उनके बाद में डिपो जो सब डिपो किया फिर हटा, लेकिन आज की शेड्यूल जो है लगभग सारे शेड्यूल चालू है रोडवेज के लगभग। दूसरी बात जो रही, आपने बताया मेरे बारे में कि भाई हॉस्पिटल सुविधा के बारे में रेवदर और आबू रोड की, उस समय में अब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब शहर के अंदर संचालित था,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आगरा भट्टा रोड पे 3.5-4 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी थी और पॉलिटिक्स के बाद में अभी वो संचालित हो रही है। और अभी वर्तमान कांग्रेस सरकार में अब तुलनात्मक एक प्रकार से कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो ये जनजाति के ये ट्राइबल की चिंता कर रहे हैं, लेकिन लगातार मैंने विधानसभा में इस चीज़ को उठाया कि भाई इसको जिला अस्पताल में करबूंद किया जाए, लेकिन इस सरकार ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते इन्होंने अनदेखी कर इसको आबू रोड को न करके और अन्य जगह पर इसको जिला अस्पताल में करबूंद किया है। मैं सरकार ये सीएम साहब का प्रोग्राम जब बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे इस चीज़ को मैं विधानसभा में कहा है और अभी आने वाले समय में ये आने वाले हैं, उस समय में इस चीज़ को मैं वापस इसको दोहराऊंगा। मतलब आप मानते हैं कि ये नहीं हो पाया? हाँ, नहीं माना, क्योंकि मतलब सरकार की वजह से इन्होंने, क्योंकि मेरी मांग लगातार ये आजकल देख रहे हैं और विधानसभा में भी देख रहे हैं और कि भाई बात रखी है, लेकिन क्या ये बहुत आवश्यक है। जिला अस्पताल में यदि होता है तो यहाँ पर की सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को अभी नहीं तो आगे आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर इसको हम करवाएंगे। मतलब 4 बार के बाद 5वीं बार में करवाएंगे? नहीं, सब उस समय में जब आबू रोड जैसे शहर में था जी, भीड़ भाड़ में थी, हॉस्पिटल संचालित थी, आगरा भट्टा अपने इसी रोड पे जो इसको अभी बिल्डिंग नहीं बनी और पूरा सेटअप वहाँ ही हुआ है। जिला अस्पताल के लिए जो सुविधा जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसको अपन निश्चित तौर पे मैं कहना आपको पहले निवेदन किया कि भाई सरकार कांग्रेस की होने की वजह से इन्होंने आपस की वजह से कि मैं चाहूँ वहाँ करवाऊँ, ये चाहे वहाँ कराए, इस वजह से क्षेत्र की जनता के साथ में एक प्रकार का धोखा किया है। जी, 3 सवाल थे, अभी 2 सवाल का जवाब आया। तीसरा सवाल क्या था? शहर का सौंदर्यीकरण जी। सबसे पहले तो हमने एक तो गांधीनगर एरिया है जो जी शहर से अलग डिवाइडेशन में रहता जी। है, वहाँ एक सुंदर पार्क का डेवलपमेंट किया है, वो बहुत अच्छा सुंदर है, वहाँ लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं जी। उसके बाद आगरा भट्टा मैंने 2 पार्क अभी डेवलप कर दिए हैं, लगभग उस काम फाइनल स्टेज पे चल रहा है। और तीसरा हमने ये शांतिकुंज पार्क है जो लंबे समय से अपेक्षा का शिकार हो रहा था, इसमें हमने 5 करोड़ की DPR बना के इसका टेंडर लगाने की प्रक्रिया इसी हफ्ते लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमने डेवलपमेंट करने का काम किया है। इस रेवदर रोड पे जो जा रहा मानपुर से, इसको 4 लाइन में कन्वर्ट करने का हमने काम किया, इसका टेंडर भी लगा दिया, लेकिन इनकी हड़ताल चल रही, ठेकेदारों की, PWD के ठेकेदारों की हड़ताल चल रही, इस कारण से वो टेंडर नहीं लगवा रहे हैं। दूसरा, शहर के बीच में से एक ओवर ब्रिज जा रहा है, लंबे समय से इसकी डिमांड थी, लुनियापुरा ब्रिज, उसको 2 करोड़ समथिंग जो है पैसा उसे लगा, हमने उसका भी टेंडर लगा दिया, लेकिन वो PWD की हड़ताल चलने के कारण, ठेकेदारों की हड़ताल चलने के कारण ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये उसके बाद हमने शहर को जोड़ने के लिए पर लंबे समय से एक ओवर ब्रिज है जी, वो ओवर ब्रिज काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ पड़ा था, उसको आवापत नहीं हो पा रही थी, भूमि एक महाराजा की भूमि थी, उसको सबसे पहले आते ही मैंने उसके लिए हमने प्रयास किया और उसमें हम सक्सेस भी रहे। यहाँ के कलेक्टर, SDM, इन सबसे मिलकर हमने महाराज जी से जाकर बात करी, महाराज ने भी हमको उसके लिए एग्री हो गया और उसको जमीन के आवाज में 9 करोड़ 56 लाख रुपए की जो राशि थी हमने उसको आवंटन कर दी और वो ब्रिज लगभग तैयार है। शहर की जनता के लिए हमने ये प्रयास किया। जी जी, कोई सवाल साहब? जी, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब से पूछ लेता हूँ, शांतिकुंज तो नगर पालिका से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे, इनके 10 गज की दूरी पे दारूडियों का बसेरा है, इनके पास में मोहन वाटिका एक पार्क है शहर का सबसे बड़ा, उस पे दारूडियों का बसेरा है, जानवर वहां रहते हैं। इनने आज तक सिर्फ ये DPR, टेंडर, कमीशनबाजी के सिवा काम किया क्या? टेंडर लगा दिए, हुआ क्या? जवाब तो दो। इस पार्क जो इनके 10 कदम की दूरी पर पार्क है, उसमें आज तक इनने 4 पौधे लगाए हो तो बताओ, इनने कुछ किया हो के बताओ। आप बात करते हैं लाखों रुपए, 1000 रुपए की चीज को लाखों रुपए में, मेरा खुला चैलेंज है, शिकायतें चल रही है, जांच चल रही है, लाखों रुपए, हजारों रुपए की जगह लाखों रुपए खर्च करके खुला जिम स्थापित किया, हिलता नहीं है, हिलता। चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं ना, शहर के बीच कोई गार्डन नहीं है, क्या करेगा आदमी? पाथवे पे घूमने के लिए तो जाएगा ही। रही बात MLA साहब से, मेरा एक आरोप है कि कोविड के अंदर एक बंसाली पॉलीमर्स ने घोषणा करी थी आबू रोड के अंदर गैस प्लांट लगाने की, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की। हमारे विधायक इतने सीधे हैं कि हमारे क्षेत्र का ऑक्सीजन प्लांट कहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में लग गया और हम देखते रह गए। क्यों भाई? हम आपके साथ हैं, पहला कदम बढ़ाओ,
आप धरने पर बैठो, हम आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के बैठेंगे। ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये जनता के हित की और जनता के जीवन की बात है। जी पहले तो मैं जवाब देता हूँ जी, जी, इनको जी, जी। कि इनको पता नहीं, शायद ये शहर में रहते नहीं है या अपना अज्ञातवास पे चले गए होंगे। वैसे लगता है ऐसा ही है कि डेवलपमेंट का काम चालू है, आज भी काम चालू है। पार्षद महोदय और ये जब भी पत्रकार महोदय यहाँ जो भी विराजमान है, मुझे सबसे निवेदन है आप जाके देखें कि टेंडर भी हो गया और काम भी चालू है। भाई साहब शायद अज्ञातवास में होंगे, इनको नहीं जानकारी नहीं है इसलिए बताऊं। लेकिन इस वक्त नगर पालिका के पास जो मोहन वाटिका है उसके अंदर दारूड़िया लोग दारू पी रहे हैं, और आबू रोड का सबसे प्राचीन मंदिर आंदेश्वर महादेव मंदिर वहां है, लेडीज है हमारी आती जाती वहां है। इन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो चारों ओर के गेट ही गायब हैं। क्या विकास कराएंगे ये? उस बगीचे के गेट तक गायब हो गए। अमित जी एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया क्या? मैं तो कह रहा हूं अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर 4-4 बार चुन के कैसे आ रहे हैं? अच्छा चेयरमैन, ये सवाल चेयरमैन साहब से दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ जी, आपको, जी, जी, जवाब दे रहा हूँ ना जी, मैं। हाँ, जी, हाँ। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि काम चालू है, प्रगति पे आ रही है। जाके देखे तो पता चले ना। अज्ञातवास में आदमी होगा तो उसको कैसे पता चले? नींद में सोता हो आदमी तो उसको कैसे पता चले कि क्या चीज हो रही है? चेयरमैन साहब अज्ञातवास और ये सब तो क्योंकि वो वहां होंगे तब उन्होंने देखा होगा। पर नहीं, चलिए चालू है ना, मैं बता चलिए रहा हूँ, हम मैंने जाके कोई बात देखे। नहीं। अब हम सीधे एमएलए साहब के पास आते हैं। एमएलए साहब आप पे वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक प्लांट लगना था जो कि आपकी लापरवाही के कारण या आपकी जानकारी में होते हुए भी किसी दूसरे क्षेत्र में चला गया। मैं जिस प्रकार से अमित जी ने अभी बात कही कि ऑक्सीजन प्लांट की बंसाली जी ने यहाँ कर किया था, लेकिन वो बात तो दूर की रही। लेकिन जब हमने विधायक कोष से रेवदर और आबू रोड के अंदर ऑक्सीजन प्लांट के लिए अनुशंसा की हुई है और इस सरकार की लापरवाही की वजह से वो आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। दूसरी बात, क्योंकि ठेकेदार यानी कि वो एक तमाशा है, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, और उन्होंने काफ़ी जाके पूरे क्षेत्र के अंदर सिरोही जिले के जालोर और सबको इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट जो है उपलब्ध करवाई थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस समय में भामाशाहों को, और भामाशाहों ने गुजरात बॉर्डर जो है अपने अब मंडार चेक पोस्ट और ये गुंदरी चेक पोस्ट और ये माहौल चेक पोस्ट, इन्होंने बढ़ चढ़ कर इन्होंने खाने के पैकेज इसी संस्था से, ये मानसरोवर जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था ने, मैं इस संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उस समय में मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने हमारी जानकारी चाहिए थी। उस समय मैंने कहा अंधेरे के अंदर आपके पूरे अधिकारी जो है आरटीओ चेक पोस्टों पे लोगों को 10-10 हज़ार लोगों की उसमें लगी हुई है कतार, और उसके बाद में उनको अंधेरा होने के बाद में पैसे ले लेके उनको निकाल रहे हैं। ये चीज़ मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैंने लाई थी उस समय। चलिए एक सवाल पीछे है, एक सवाल पीछे जी। हेलो सर जी, से मेरा सवाल है जी कि जैसे कोई नेता महानेता बड़े बड़े यहाँ आते जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ा संस्था है जी, तो यहाँ आते हैं तो रोड इनके लिए एकदम रातों रात चकाचक बन जाते हैं, एकदम टिप टॉप। और जैसे आम जनता गांव में ढाणी में कहीं जाते हैं तो वहीं खाड़े खुबड़ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मान्यवर से मेरा निवेदन है कि उन पर भी थोड़ा ध्यान दें। आम जनता भी यहाँ बहुत परेशान होती है और पानी की भी बहुत समस्या है इधर। जैसे पानी की हमको समस्या है तो हमको ब्रह्मा कुमारी वालों को बोलना पड़ता है कि सर हमारे वहाँ एक टैंकर भिजवा दीजिए, क्योंकि पानी की संख्या है नहीं हमारे पास। घरों में पानी की लाइनें नहीं है, घरों में पानी की लाइनें नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है सर। और जैसे मेन रोड तो सही होता है, बाकी गाँव और रोडों की हालत बहुत खराब है। तो मान्यवर से मेरा निवेदन है कि रोडों की हालत थोड़ी और अच्छी बनवा जाए। कई रोड 10-10 साल तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनमें गड्ढे हैं, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये कार्यक्रम विधायक, ये कार्यक्रम असल में इसी तरह के मुद्दों के लिए है। तो जी आपका जो कहना वाजिब, पहले ये बात को मैं निवेदन कर चुका हूँ कि ये यूआईटी के थ्रू जो है इसमें कहीं न कहीं रोड़ा अटका देते हैं रोडों के लिए और पानी के लिए। यदि बोरिंग जो करवाया जाए या ट्यूबवेल करवाया जाए या हेडपम्प भी लगाए तो उनको बिना परमिशन के वहाँ काम नहीं करने देते हैं। इसी की वजह से कुछ गाँव क्षेत्र के अंदर ये इस आसपास का एरिया जो है वहाँ पर ये एरिया प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो क्या इसका इसके लिए मैं कह रहा हूँ, पहले निवेदन किया कि या यूआईटी जो है या अधिकारी अधिकृत जो है इस विशेष तौर से ध्यान नहीं देने की वजह से, और मैंने बार बार जिला कलेक्टर महोदय से भी ये बात कही है और मैं चाहता हूँ कि इसका जल्दी हम इसका कोई रास्ता निकाल के, और भाई आपने जो बात कही है मेरे को बता देना, जहाँ पानी की या रोड की जो है उसका हम सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये 4 बार से विधायक है, अच्छी बात है। अभी इस 10 मई को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इन्होंने इस क्षेत्र के लिए केंद्र से क्या मांगा? क्या इन्होंने एक एयरपोर्ट के लिए
आग्रह करा या यहाँ के आदिवासी जनजाति के लोगों को कौन सी राहत देने के लिए, क्योंकि ये जो आबू है, आबू रोड जो है, इनका जो विधानसभा है वो खाली राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, इंटरनेशनल है। आबू रोड इज ए इंटरनेशनल। तो यहाँ पे वर्ल्ड के लोग आते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी है, संस्था भी है, और पास में जालोर डिस्ट्रिक्ट है, बाड़मेर है, सांचौर है, सिरोही है। तो यहाँ के लोगों को या तो अहमदाबाद जाना पड़ता है बाय ईयर, या फिर उदयपुर जाना पड़ता है। जोधपुर तो बहुत ही कम फ्लाई होती है। मैं सर से एक बात पूछना चाहता हूँ एमएलए साहब को कि मोदी जी पधारे और मोदी जी यहाँ कुछ भी नहीं कह के गए, इसलिए बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे सब बेचारे दुखी हुए कि धूप में आए और साहब ने कुछ भी नहीं दिया। और मोदी जी जब यहाँ पर आए थे तो वो क्या देके गए वो बात तो छोड़ो, राहुल जी खुद भी आए थे माउंट आबू, वो आबू को क्या देके गए वो तो बताओ। सिर्फ मैं एमएलए साहब को कहता हूं कि आपने आने से 2 दिन पहले एक डिजायर पे एक चिट्ठी तो दे देते कि यहाँ का एक एयरपोर्ट अच्छा हो यहाँ के आदिवासियों के लिए। तो मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि वाकई में जिस जगह पर आप विधायक हैं वो एक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें इस तरह की जो चीज़ वो मांग रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अभी माननीय पुखराज जी ने जो बात बिल्कुल वाजिब मांगे हैं, लेकिन उससे पहले पीएम साहब का जब प्रोग्राम तय हुआ उससे पहले हम लोगों ने जानकारी ली पीएमओ से, तो उस समय ये जो एयरपोर्ट वाला जो है आबू रोड वाला मामला ये राज्य सरकार के अधीन है। उन्होंने 3 बार चिट्ठी लिखी है और उसके बाद में एक बार भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया, खुद भी इसको विस्तार नहीं कर रहे और केंद्र सरकारों को हैंड ओवर नहीं कर रहे। इसकी वजह नहीं, मैं एक मिनट सर, जवाब पूरा हो जाने दीजिए, आपके पास आएंगे मेरा बैठिए जवाब पूरा होने दीजिए। मेरा जवाब जो है उसमें आपको ऐसा लगे तो आप भी यही हो, मैं यही हूँ, और अपन राज्य पता कर लेंगे जिला कलेक्टर महोदय से या सीएमओ से और पीएमओ से बात कर लेंगे, पता कर लेंगे वाकई में ये कहाँ अटकावाया हुआ है, और उसके ये एनओसी आ जाएगी निश्चित तौर पे आबू रोड का एयरपोर्ट का विस्तार जो होगा। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, माननीय सांसद महोदय भी प्रयास कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा तो क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर एनओसी बाकी है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो एनओसी मिल जाएगी, लेकिन साहब को भी अभी पता नहीं है कि जो एयरपोर्ट है वो भारतीय विमानतल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसके वो है और सिंधिया जी है वो उसके मंत्री हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से होगा, राज्य सरकार से इस एयरपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। रही बात एयरपोर्ट की एनओसी की कहता हूं तो मैं 24 घंटे के अंदर, कोई तो कहता है आधा घंटा 2 घंटा, इनका लेटर पैड मिले, मैं 24 घंटे के अंदर अगर एनओसी मुख्यमंत्री से लाके नहीं दूं तो मैं भी पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दूंगा। तो ये एक पोखराज जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब सुनो सरकार, पोखराज जी सरकार जैसे अभी वर्तमान कांग्रेस की है, सरपंच जो चाहेगा तो ही एनओसी ग्राम पंचायत का पट्टा की जारी करेगा, न कि वो सरकार करेगी। इस तरह से आप ये जो हाँ कोई सवाल आप लोग पूछना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा था, आबू रोड पर्यटन की दृष्टि से भी मतलब बहुत ही आबादी का घनत्व रहता है, गाड़ियों का हमेशा प्रॉब्लम रहता है जी। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि इतने सालों से यहाँ 10 साल से नगर पालिका का शासन है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं है वहाँ पे? शहर पुराने समय से बसा हुआ है और यहाँ आसपास में जगह नहीं है। शहर की मेन तो शहर के बीच में चाहिए पार्किंग की व्यवस्था जी, जो शहर के अंदर ऐसी जगह कहीं है नहीं। फिर भी हमने एक नदी किनारे सुरक्षा दीवार बना के और वहाँ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर 2-3 बार एक कोर्ट की जगह पड़ी है, वहाँ भी हमने प्रयास किए हैं, लेटर लिखा है, कोर्ट की जगह पुराना कोर्ट है वो जगह पड़ी है जो शहर के बीचों बीच है, लेकिन वो कोर्ट हमारे को हस्तांतरित करते नहीं है। एक बार कोर्ट के पास जाने के बाद वो उनकी प्रॉपर्टी है। जब भी ये प्रयास जारी है हमारे, लेकिन ये नदी किनारे वाला जो है हम उसके अधिशासी अधिकारी और बोर्ड की बैठक में लेके नदी किनारे की जगह पड़ी है, उसके ये सब्जी मंडी और जाने वाले लोगों को ये कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ ज़्यादा परेशानी होती है। इसके लिए हम ये वार्ड नंबर 11 में राम जी मंदिर के आसपास की जगह पड़ी है, उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी ये उसको करवा रहे हैं जी। आपके क्षेत्र में जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी और जनजाति क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है शिक्षा। उस शिक्षा के क्षेत्र में आपने स्कूल्स और कॉलेजेस के रूप में क्या काम किए हैं? मैंने सर शिक्षा के क्षेत्र में जब 2003-4 के अंदर मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी थे, उस समय में रेवदर उपखंड पर महाविद्यालय नहीं था,
मैंने मांग रखी दूसरे कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज की घोषणा की, प्रधानमंत्री आदर्श महाविद्यालय के अंदर उसमें 16 करोड़ रुपए आए, 5 करोड़ रुपए भामाशाह थे, ये पावापुरी वालों की तरफ से आ गए। तो ये लेके वहाँ पर रेवदर में बहुत बड़ा महाविद्यालय जो खड़ा हो गया है, और आने वाले समय के अंदर अबरोड़ के अंदर भी बालिका महाविद्यालय के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र के लिए मैं जहाँ जहाँ शिक्षा की जो कमियाँ महसूस हो रही है उसको बढ़ावा देने के लिए मेरी ओर से पूर्ण रूप से मैं जो प्रयास मैं करूँगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल हम कार्यक्रम के चरम पर हैं, अपनी जनता को टीवी के माध्यम से, न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया 27 का जो राष्ट्र की आवाज़, मैं तहे दिल से क्षेत्र की जनता की ओर से और विशेष तौर से मेरी ओर से, क्योंकि मुझे भी मेरा आंकलन करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं कहाँ का कितना खरा हूँ, कहाँ कमी महसूस मेरी हो रही है, तो आपके इस चैनल के माध्यम से मेरे सामने विराजमान है सभी मेरे क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं, और उनकी जो मेरे को यानी कि एक प्रकार से सजग करने का मुझे मौका आप लोग की चैनल के माध्यम से जो दिया है, मैं आपके चैनल का और विशेष तौर से आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और क्षेत्र की जनता के लिए मैं इनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि सदैव आपके क्षेत्र की आवाज़ को आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आबू रोड की और रेवदर की जनता के लिए मैं सदैव आपके साथ में रहूँगा। धन्यवाद। जनता को हमारे जो जनता की समस्या है आपके माध्यम से हमारे तक आई जी, और हम उसका प्रयास करेंगे। जितनी भी समस्या रही है, कहीं न कहीं कमी पेशी रही है, उसका हम सुधार करेंगे और अपने आप को शहर की जनता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि जितने मुद्दे उठाए हैं सभी जनता ने, उनका हम निस्तारण करने की पूरा प्रयास करेंगे। जब सवाल बहुत ज़्यादा हों और समय कम पड़ जाए तो बिल्कुल हमें लगता है कि हम अपनी मुहिम में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। तो ये थी मरुधरा की महापंचायत, जो कि आज हमने इस खूबसूरत से ऑडिटोरियम में पूरी की, और जिसमें हमारे 4 बार के विधायक रहे जगसी राम जी ने बहुत मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया, बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया और उनका साथ दिया नगर पालिका चेयरमैन साहब ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इन दोनों जनप्रतिनिधियों का, और धन्यवाद देना चाहता हूं आज की ऑडियंस का, जिन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आकर मुखरता से सवाल पूछे। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में, किसी और विधायक के साथ में और किसी अन्य शहर में। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।